हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर के वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ऐसा होता है ना कि लिक्विड जो है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो होते रहता है। मतलब अगर कहीं पे दो अलग लेवल्स में लिक्विड आपको दिख रहा है, तो अगर किसी कंटेनर में अगर लिक्विड हायर लेवल पे है और उसको हम लोग दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दें जिसमें लिक्विड लोअर लेवल पे है, तो वो एक से दूसरी जगह फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। सेम वैसे ही जो हीट एनर्जी होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहता है एक ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हाई है उस ऑब्जेक्ट तक जिसका टेम्परेचर लो है, जस्ट लाइक वाटर। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसी को ही हम लोग मतलब डिफाइन करेंगे ना कि व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ से डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि जो साउंड होता है उसको हमेशा प्रोपगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ऑलवेज एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, लेकिन एक मटेरियल मीडियम होना ही चाहिए तो ही साउंड ट्रैवल हो पाता है। तो क्या वैसे ही हीट के ट्रैवल के लिए भी हमेशा कोई एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसको पढ़ेंगे आगे। दिया है यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो हीट ट्रांसफ़र है वो 3 तरह से हो सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। तो अभी तीनों हेडिंग्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। यहाँ पे कैंडल, एक रॉड चाहिए आपको, 3 डिफरेंट रॉड चाहिए, एक एल्यूमिनियम का, एक ग्लास का और एक वुड का। सबका लेंथ भी सेम होना चाहिए और थिकनेस भी सेम होना चाहिए और थोड़े से ऑयल पिन्स चाहिए। अब आपको सब रॉड में ऑयल पिन्स को स्टिक करना है और उसको स्टिक करने के लिए हम लोग वैक्स का हेल्प लेंगे, मतलब मोल्टेन वैक्स को वहाँ पे डालेंगे और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद वो जो ऑयल पिन्स था वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और उसको हम लोग को इस रॉड के एक एंड पे बांध देना है, एंड ताकि आप उसको मतलब ईजिली होल्ड कर पाए ना। जब आप हीट करोगे तो पूरा रॉड हीट हो जाएगा तो आप उसको अच्छे से होल्ड कर पाओ, इसलिए एक एंड पे हम लोग क्लॉथ बांध देंगे और दूसरे वाले एंड में हम लोग कैंडल जला करके वहाँ से उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको टाइम नोट करना है कि इन तीनों रॉड्स में किसमें जो ऑयल पिन्स है वो पहले गिर जाता है। हर रॉड के लिए रीडिंग लेना है और उसके बाद फिर पता चलेगा कि हाँ किसमें पहले फॉल हुआ। तो अभी जैसे यहाँ पे जो मटेरियल है ना, एल्यूमिनियम है, ग्लास है और वुड है। तो इसमें हम लोग को पता है कि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो वो तो ईजिली हीट अप होगा और वो जल्दी हीट होगा तो ऑयल पिन्स उसमें पहले गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि हम लोग वैक्स से उसको फिक्स किए थे ना, तो जब ये हीट अप होगा तो वैक्स तो मेल्ट हो जाएगा और इसीलिए ऑयल पिन्स जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ हो गया एल्यूमिनियम में पहले गिरेगा, ग्लास भी समहाउ हीट होगा तो फिर ग्लास में थोड़े टाइम बाद गिरेगा और वुड में बहुत टाइम लगेगा उसको गिरने में। अब हम लोग को मतलब उसको क्या करना है, अब वापस से हम लोग को उस रॉड में अब ऑयल पिन्स को लेना है और इस बार उसको दोनों साइड में स्टिक करना है और मिडिल में पोर्शन एम्प्टी छोड़ना है और उस मिडिल में से हम लोग को उसको हीट करना स्टार्ट करना है। दोनों साइड में जैसे गैप रखे हैं तो अब उसको मिडिल से हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ जैसे ये दिया है सेटअप तो यहाँ से समझ सकते हैं। पहले हम लोग कहाँ किए थे, साइड में उसको लगाए थे और इस पोर्शन से हीट किए तो ये फॉल होना स्टार्ट हुआ। तो पहले ये वाला गिरा, उसके बाद ये वाला गिरा। अभी क्या किए, हम लोग इसको पूरा ऐसे रखें, बीच से हीट करेंगे। तो यहाँ बीच में जब हम लोग उसको हीट किए हैं तो फिर ये दोनों साथ में गिरा और फिर ये दोनों साथ में गिरेगा। इसे क्या समझ आ रहा है कि दोनों डायरेक्शन में जो हीट का फ्लो है वो सेम रेट के साथ हो रहा है, सेम स्पीड में हो रहा है। इसी प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में जो मैटर है उसमें कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब मैटर नहीं यहाँ से वहाँ जा रहा है, बस हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो रहा है। और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को हीट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उस पोर्शन के, वो सारे हीट हो जाएंगे। अब जैसे आप एक कॉर्नर पे हीट किए तो वहाँ का एक मॉलिक्यूल हीट हुआ, हीट होगा तो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, वाइब्रेट होगा तो वो अपनी एनर्जी को अपने जस्ट बगल वाले जो होगा ना, अपने जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा और फिर वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसे ही वाइब्रेट होते होते मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। ये जो कंडक्शन है उससे ये समझ में आया कि कंडक्शन हमेशा सॉलिड मटेरियल्स में होता है और दूसरे मटेरियल्स होंगे, अगर लिक्विड फेस में है या फिर गैसियस फेस में है तो वहाँ पे आपको कंडक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे आ जाएगा दूसरा प्रोसेस, उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस कंडक्शन के बेसिस पे जो मटेरियल्स है उसको हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है पुअर कंडक्टर और एक होता है गुड कंडक्टर। इंसुलेटर्स वो सारे सब्सटेंस हैं जो हीट एनर्जी को
अपने आप से फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल इबोनाइट और एस्बेस्टस दिया है। वहीं पे पुअर कंडक्टर्स है वो सारे सब्सटेंस जो हीट एनर्जी को अलाउ तो होने देते हैं लेकिन इतने इजीली अलाउ नहीं होने देते हैं, या ये बोल लो कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो सब्सटेंस दैट टेक्स मोर टाइम टू अलाउ हीट एनर्जी टू ट्रांसफर थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स। एंड वहीं पे कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, द सब्सटेंस दैट इजिली अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब पुअर कंडक्टर के एग्जाम्पल में वुड और ग्लास लेंगे हम लोग, जो यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी लिए थे, और गुड कंडक्टर्स में मेटल जैसे एल्यूमिनियम लिए हैं यहाँ पे, और वाटर, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं। यहाँ तक हुआ कंडक्शन। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट तो हम लोग सारे में ही पढ़ेंगे, कंडक्शन में भी, कन्वेक्शन में भी और रेडिएशन में भी। लेकिन अब अगर ये तीन डिफरेंट टर्म यूज़ हो रहा है मतलब तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो अब इसके लिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे। एक फ्लास्क लेना है, उसमें हम लोग को वाटर फिल कर देना है पूरा, और उसको स्पिरिट लैम्प के हेल्प से हीट करना है नीचे से। और इसी फ्लास्क में हम लोग जहाँ वाटर डाले हैं उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक हम लोग को ऐड करना है। और क्या होगा उसके बाद, यहाँ ये फिगर दिया है, इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। जब हम लोग इस कंटेनर में वाटर लिए और उसको नीचे से हीट किए, तो वाटर जब हीट होता है तो क्या होता है, जैसे हीट यहाँ मिल रहा है नीचे डायरेक्शन से, तो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हीट अप हो जाएंगे और वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर का जो पार्टिकल है वो नीचे के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि लाइट जो गर्म हो जाता है ना, वो लाइट हो जाता है वेट में, और वो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो होगा। और जो उसके कंपैरिजन में ठंडा है वो हैवियर होगा, तो वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो वैसे ही क्या होगा कि नीचे तो कंटिन्यू हीट मिलता जा रहा है, तो नीचे वाला ऊपर जाते रहेगा, और ऊपर वाला उसके कंपैरिजन में गर्म है, ठंडा है, तो वो और कॉन्स्टेंटली नीचे आते रहेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा वाटर में, लेकिन वो तो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसमें इंक डाले थे। और इंक डालने से क्या होगा कि वो मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंक हम लोग बस एक साइड में डाल के छोड़ दिए थे। अब वो अपने आप ही पूरे में मिक्स होते 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 पूरे कलर, पूरा वाटर का जो कलर है वही चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है एक्चुअल मोशन के थ्रू। मैटर का एक्चुअल मोशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली में मूव हो रहे हैं इसके अंदर, और वही इससे पहले वाले कंडक्शन वाले प्रोसेस में जो मैटर है वो मूव नहीं हो रहा था, उसके अंदर के मॉलिक्यूल सिर्फ थोड़े से वाइब्रेट होते थे, ताकि अपने वाइब्रेशन से वो अपने एनर्जी को दूसरे वाले मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर कर पाए। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस में कन्वेक्शन क्यों नहीं देखने मिल सकता। अब यहाँ से एक डिफरेंस फिर आपको मिलता है कि कंडक्शन जो है वो सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस में मिलेगा, लेकिन कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड सब्सटेंस में नहीं मिलता है, वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही मिलता है। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड इन गैस टेक्स प्लेस इन द सेम वे, ठीक है, कन्वेक्शन से। तो है ये कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में क्यों नहीं हो सकता है। अब उसका रीज़न ये है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो परफेक्टली टाइट एकदम फिट रहते हैं आपस में, वो मूव तो नहीं हो सकते। वही लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, इसीलिए सॉलिड में देखने के लिए नहीं मिलेगा कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस में कन्वेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होते रहता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रीज। अब लैंड और सी ब्रीज क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या है कि जब दिन का टाइम होता है और सन रेज पड़ रही होती है, तो वाटर और लैंड दोनों में ही इक्वल अमाउंट में ही सन रेज पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो लैंड है, ये वाला एरिया जो है, इसके पास का जो एयर है वो जल्दी हीट हो जाएगा, ये सैंड है ना वो जल्दी हीट हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर है, इसको हीट होने में टाइम लगेगा। अब जो जल्दी हीट हो गया वहाँ का एयर, जैसे सैंड जल्दी से गर्म हो गया तो उसके पास का एयर भी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद चीज़ हल्का हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगेगा। अब जब ये ऊपर हुआ तो ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाएगा, तो जो वाटर था उसके ऊपर का जो एयर है वो इधर के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा है, इसलिए ये वाला एयर जो है वो लैंड के साइड मूव होने लगेगा। और जब ये सी के तरफ से कोल्ड एयर जो है वो लैंड के तरफ मूव होता है, तो सी के तरफ से मूव हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सी ब्रीज बोलते हैं। वही रात के टाइम पे अब ये प्रोसेस अब ठंडा होना स्टार्ट होगा, तो लैंड और सी इन दोनों के कंपैरिजन में अब लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, सैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा हो गया और उसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया तो गर्म है, यानी कि यहाँ का जो एयर होगा वो हॉट होगा। ये हॉट एयर फिर ऊपर मूव होगा, तो उसको अब इस स्पेस को फिल करने के लिए इधर से कोल्ड एयर यहाँ आएगा। अब क्योंकि लैंड के साइड से कोल्ड एयर इधर मूव हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो यही लैंड और सी ब्रीज जो है उसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग विंड साइकिल बोलते हैं, और ये पूरा कन्वेक्शन के थ्रू पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। अभी तक तो दो टाइप से हीट का ट्रांसफर हुआ है, एक सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू और एक लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस के थ्रू। तो क्या बिना सब्सटेंस के, बिना मटेरियल मीडियम के हीट ट्रांसफर हो सकता है? तो उसका रीज़न है यस। जैसे कि सनरेज, वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता है, वो हीट जो है वो अपने आप ही नीचे तक आता है।
तो एयर जो है वो स्पेस में एब्सेंट है ना, स्पेस में तो नहीं है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर में तो एयर है, तो उस एयर के थ्रू सनराइज जो है वो पास होके आ रहा है, लेकिन स्पेस में तो एयर नहीं है। तो स्पेस से जो सन का लाइट है वो पूरा अर्थ तक जो पहुंचता है वो विदाउट एनी मीडियम पहुंचता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो रेडिएशन है, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र है, वो विदाउट मीडियम भी पॉसिबल है। जस्ट लाइक लाइट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी मीडियम, वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो जाता है ना, सेम वैसे ही रेडिएशन जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट एनी मीडियम। तो रेडिएशन के थ्रू ये जो हीट है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होगा। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, रे ऑफ लाइट्स, वैसे ही रे ऑफ दिस हीट एनर्जी ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये जो हीट है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। रेडिएशन जो है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में फ्लो होता है। कैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसका, एक बल्ब लो। जब हम लोग बल्ब लाइट जलाते हैं या फिर लैंप जलाते हैं और उसके बाद उसके आसपास में आप अपना हाथ लेकर के जाओगे तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल वार्म आपको फील होगा, क्योंकि जो हीट है वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो होता है। और जब ये हीट एनर्जी, व्हेन हीट एनर्जी रीचेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन, द सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जब रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचता है तो उसमें से कुछ अमाउंट का जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट्स इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम लोग गुड एब्जॉर्बर बोलते हैं। और ये जो गुड एब्जॉर्बर है वो एक्चुअल में गुड एमिटर भी होते हैं हीट के। जितने अच्छे से वो एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही अच्छे वो वापस से उसको वापस एमिट भी कर देते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ क्वेश्चन दिया है ना, वाई डू वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो यही है, एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस का जो उसका नेचर होता है ना, सब्सटेंस का, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे कपड़े वहाँ पे यूज़ करेंगे। समर में टेम्परेचर हॉट होता है तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो भी क्लोथ्स पहने हैं वो हीट एनर्जी को ज़्यादा जल्दी से वापस एमिट कर पाएँ। तो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट एनर्जी जल्दी से एमिट कर देते हैं बाहर, और इसलिए हम लोग का बॉडी कूल रहता है। और वहीं डार्क कलर के क्लोथ जो है वो हीट एनर्जी को एमिट नहीं होने देते हैं जल्दी। आपकी बॉडी से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको जल्दी बाहर एस्केप नहीं होने देते हैं, इसलिए हम लोग विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ यूज़ करते हैं। ये बोल लो कि प्रेफर करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, क्या क्या मटेरियल्स हैं यहाँ पे। यूटेंसिल्स लेने हैं आपको 3 डिफरेंट, एक ब्लैक कलर का लेना है, एक शाइनी यूटेंसिल लेना है कोई सा भी, फॉर एग्जांपल यहाँ स्टील दिया है, और उसके बाद एक अर्थ एंड यूटेंसिल लेना है, मतलब कि क्ले से बना हुआ आपको एक बर्तन लेना है। अब इन तीनों में वाटर डालना है और तीनों को सनलाइट में रख देना है, और कुछ टाइम के बाद हम लोग को तीनों का टेम्परेचर जो है उसको नोट डाउन करना है। अब ये जो तीनों यूटेंसिल है उन सब में जो टेम्परेचर है उसको हम लोग थर्मोमीटर के हेल्प से जब मेजर करेंगे तो देखना है कि तीनों में से किसका टेम्परेचर हाईएस्ट आया, किसका लोवेस्ट आया, और कौन सा इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक वाला पॉट था उसका जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में ये शाइनी यूटेंसिल हम लोग जो भी लिए थे उसका आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में ये पॉट का होगा। अब ये जो है टेम्परेचर जो है वो यूटेंसिल्स में वो जितने इजीली आ रहा है उतने ही इजीली वो लोग एमिट भी कर रहे हैं, ठीक। तो कौन सा जल्दी ले लिया, मतलब कौन सा जल्दी ज़्यादा हीट अप हुआ और कौन जल्दी से फिर वापस से कूल भी हो गया, इसी को ही हम लोग एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस बोलते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस जो है हीट एनर्जी का वो टोटल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है उस पर, और दूसरा कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स सरफेस, मतलब उसका सरफेस स्मूथ है या रफ है और उसका कलर कैसा है। तो जब ब्लैक कलर्ड है तो वो ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जब वो शाइनी है तो वो जल्दी से उसको एमिट कर दे रहा है, और जो क्लेई पॉट है वो क्या है, स्मूथ रफ सरफेस है ना उसका, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, क्ले का बना हुआ है, तो ये बहुत ही बैड एब्जॉर्बर हो जा रहा है यहाँ पे, जितना बैड एब्जॉर्बर है तो इसलिए वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है हीट को। तो इस टाइप से हम लोग कैटेगराइज करेंगे क्या, कि 2 चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है, एक टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का और दूसरा उसका कलर या फिर सरफेस। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट्स ऑफ हीट। We cannot see the transfer of heat energy in our daily life, but we can at least experience its effect. हम लोग जो है हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र अपनी डेली लाइफ में देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। और ये जो है, ऑन गिविंग हीट द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना हीट उसको दिए हैं, और वो जो हीट वो फिर ले रहा है उसको एब्जॉर्ब करके वो कितना एक्सपैंड हो पा रहा है। तो ये सारा जो है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू द चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब ये इसके वजह से सब्सटेंस के जो स्टेट है, फिजिकल उसका जो स्टेट है उसमें भी चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर उसको हम लोग हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जितना ज़्यादा मतलब वो हीटअप होगा तो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होने लगेगा, यानी कि उसका स्टेट कैसे चेंज हुआ, वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि उसके स्टेट में भी चेंजेस लेकर के आता है। तो क्या क्या इफेक्ट है, पहला है इफेक्ट ऑफ हीट देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, हैव यू एवर थॉट वाई एन आयरन बेंच गेट्स हॉटर देन वुडन बेंच व्हेन बोथ आर केप्ट इन सन। अगर दोनों को सन रेस में रख दो, आयरन बेंच को और वुडन बेंच को, तो दोनों में से कौन जल्दी हीटअप होगा, ऑब्वियसली आयरन बेंच। लेकिन क्यों होगा,
सेम वैसे ही सैंड जो है रिवर के पास का, अभी जो सैंड एंड जो लैंड और सी ब्रीज में जो हम लोग देखे कि जो सैंड है रिवर के पास का और जो वाटर है रिवर के पास का, वो दोनों के कंपैरिजन में ये सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग हीट किए तो क्या होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यही तो इफेक्ट है ना। ट्रांसफर ऑफ हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और जब हम लोग उसको कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो टू इक्वली रेज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ सेम मास वी नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। क्या बोल रहा है कि जब आप देखें कि आयरन बेंच जल्दी गर्म हो जा रहा है और वुडन बेंच को गर्म होने में टाइम लग रहा है, तो अगर दोनों बेंच का साइज भी सेम है और दोनों सेम जगह पे रखा हुआ है सनरेज में, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट पड़ रहा है, तो भी ये अगर जल्दी गर्म हो रहा है, तो हम लोग को अगर ये चाहिए कि दोनों जो है वो सेम अमाउंट, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम रहे, दोनों सेम स्पीड से गर्म हो, तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों में हम लोग को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसमें कम और इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट हो जा रहा था। तो यही बोल रहा है कि अगर हम लोग को दो चीज़ों का सब टेम्परेचर जो है वो इक्वली रेज करना है, तो वो दोनों डिफरेंट सब्सटेंस में हम लोग को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है और एमिटेड है वो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रहा है? पहला चीज़ मास ऑफ सब्सटेंस, उसका मास कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ज़्यादा सामान है तो गर्म होने में टाइम लगेगा, कम है तो जल्दी हो जाएगा। तो ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक फैक्टर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, जब एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे दिया है कि हीट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग जितना ज़्यादा चेंज करेंगे, मतलब जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये हीट अप होते जाएगा, तो इसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा है मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये जो एम है, एम से डिनोट कर रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल को, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल हम लोग मतलब मास जो था उस पर, तो ओवरऑल क्या आ रहा है यहाँ पे कि मास, टेम्परेचर और नेचर सब चीज़ों पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम लोग उन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करके ऐसे लिख सकते हैं कि Q जो है वो, मतलब पहले तो हम लोग उसको लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद हम लोग लिखिए Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। अब यहाँ पे कि S क्या है, तो जो S है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? नेचर पे, किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे। इसी S को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ से आपको डेफिनेशन मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और उसका यूनिट भी सेम लिया है, तो 1 यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और इस स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट, उसको भी याद करोगे, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब जिस भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई होता है, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है और उसको गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे ही किसी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कम है तो उसको कम टाइम लगेगा हीट अप होने में और कम टाइम लगेगा कूल डाउन होने में। दोनों का एक एक एग्जांपल ले सकते हो। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले सब्सटेंस का एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे मेटल्स, कम टाइम लगता है हीट अप होने में और कम टाइम में वो लोग ठंडे भी हो जाते हैं। और वहीं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एग्जांपल हो जाएगा वुड, बहुत टाइम लगेगा हीट होने में और कूल होने में भी फिर उसको बहुत टाइम लगेगा। what could have happened if all the substance had same specific heat capacity? अगर सारे सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर सेम है तो क्या होगा? तो ये है S इज इक्वल टू Q। S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और Q मतलब हीट। अगर सारे सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है तो सबके सब सेम टाइम पे सेम टेम्परेचर एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल वाई वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? अभी इसका आंसर जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ही बेसिस पे होगा। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हाई होता है, इसलिए हम लोग उसको फायर एक्सटिंग्विशन में यूज करते हैं। और यहाँ एक कंडीशन भी दिया है कि फायर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ना हुआ हो ना, इन केसेस पे वाटर नहीं यूज़ किया जाता है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट से अगर फायर लगा हो तो वहाँ पे वाटर नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे सैंड यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, स्मॉल न्यूमेरिकल है। इफ 487.5 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम कॉपर टू 25 डिग्री सेल्सियस टू 70 फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एक्सप्रेस्ड इन जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पर ग्राम बोला है ना, हम लोग यूनिट यहाँ पे पर केजी का पढ़ के आए थे, तो यहाँ दिख रहा होगा कि सब्सटेंस भी हम लोग ग्राम में ही लिए हैं, तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू एम एस डेल टी। तो यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है, हम लोग पुट कर देंगे 487.5 जूल। उसके बाद मास दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया है यहाँ पे 25 ग्राम, वो पुट करेंगे। S हम लोग को फाइंड करना है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को फाइंड करना है, तो वो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। एंड उसके बाद डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको लिखते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखे हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 50 आएगा यहाँ पे, बाकी तो वैल्यूज वैसे ही लिखे हुए हैं। अब एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस टर्म को हम लोग को इन दोनों टर्म से डिवाइड करना है। तो एस इक्वल्स टू 487.5 जूल डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50, तो वैल्यू आ रहा है 0.39 ग्राम जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो देख लिए, अब देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर अमाउंट की बात हो रही थी कि मतलब 1 यूनिट मास, तो 1 यूनिट मास उसका टेम्परेचर हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वही हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा कि एंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस, पूरा का पूरा सब्सटेंस को ही 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब अगर किसी भी सब्सटेंस का मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तब उस केस में हीट कैपेसिटी जो है वो हो जाएगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था यूनिट मास। मान लो कि 1m, इतने का टेम्परेचर हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करना है, तो वो है s। अब अगर पूरा सब्सटेंस जो है वो 100m का है, तो अब हम लोग को 1m का अगर पता है वैल्यू, तो उसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। इसलिए हीट कैपेसिटी क्या हो गया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी m इंटू s, और इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ से बस हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि एंटायर मास लिए है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग को इसका जो अमाउंट है उसको यहाँ यूनिट में यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। सपोज यू हैव टेकन वाटर फॉर बाथिंग इन 2 बकेट्स, मतलब नहाने के लिए 2 अलग अलग बकेट्स में वाटर लिए हैं। 1 बकेट कंटेन्स हॉट वाटर एंड द अदर कंटेन्स कोल्ड वाटर। जो टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन 1 बकेट वो 80 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे बकेट में 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आप एक थर्ड बकेट लिए, उसमें 1 लीटर ये हॉट वाटर डाले और 1 लीटर ये कोल्ड वाटर डाले। उसके बाद जो वाटर अब जो आप ऑब्टेन किए हो थर्ड बकेट में, उसका टेम्परेचर मतलब कि इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का, वो दोनों केस में तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों तो वाटर है, यानी कि S1 और S2 दोनों किसके इक्वल होगा, S के। S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, S1 हॉट वाटर का मान लो और S2 कोल्ड वाटर का मान लो, तो सब इक्वल होगा क्योंकि सारे के सारे तो वाटर हैं। अब मिक्स करने पे जो टेम्परेचर ऑब्टेन हो रहा है उसको T से डिनोट कर दो। तो हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से जो बाहर है वो कितना हो जाएगा, M1 इंटू S1 इंटू फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि M1 S1 और फॉल इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर तो T1 है, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए T1, सेकंड वाले के लिए T2, तो फॉल इन टेम्परेचर बोल रहे हैं, मतलब ये T1 की बात हो रही है, T1 से T होने में जितना लगा है, तो ये हुआ डेल T का वैल्यू T1 माइनस T। और वहीं पे जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट था, 2 अलग अलग लिए ना, एक हॉट और एक कोल्ड लिए, जब दोनों को मिक्स किए हैं तो ये कोल्ड वाला तो एब्जॉर्ब किया है, तो वहाँ पे कोल्ड वाले के लिए M2 और S2 यूज़ करेंगे और राइज इन टेम्परेचर यूज़ करेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ा है, यानी कि T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो छोटा होगा, इसलिए इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे T से, तो T माइनस T2 ये 2 के लिए हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो क्या होगा, क्योंकि S का जो वैल्यू है वो तो सेम है यहाँ पे, और प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े हैं कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एनर्जी ना तो जनरेट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। यानी कि मिक्सचर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने से पहले और जो मिक्सचर में जो हीट एमिट हुआ है ओवरऑल उस मिक्सचर का जो हीट है वो कांस्टेंट है, तो ये पहले का और दूसरे का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब क्योंकि S2 और S1 तो इक्वल है तो दोनों को हम लोग S से डिनोट कर सकते हैं, तो ये S और S कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ओवरऑल बच रहा है M T1 माइनस T और M2 T माइनस T2। इसको अगर आप देख रहे हो इस इक्वेशन को पूरा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू T1, और ये क्या होगा माइनस ये है M1 इंटू T1 लिखे थे वो किए, फिर माइनस M1 इंटू T, फिर से लिख देती हूँ, M1 इंटू T1 लिखोगे पहले, तो M1 इंटू T1, और उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट का साइन है तो सब्सट्रैक्ट फिर M1 इंटू T, तो M1 इंटू T ये एक साइड का हो गया। वैसे दूसरे साइड में लिखोगे आप M2 है पहले, तो M2 इंटू यहाँ T दिया है तो T लिखे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे M2 इंटू यहाँ T2 है तो आप T2 लिखे। अब दोनों को इक्वेट करो, तो इक्वेट करने पे T का वैल्यू हम लोग को अलग करना है ना, दोनों में से आपको ये T को अलग करना है, तो T हम लोग यहाँ ले लिए हैं। क्या बच रहा है इधर में M1 T1 और इधर में M2 T2 M2, ये सारे वैल्यूज बच रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2, इतना आ रहा है इक्वेट करने पे। तो T1 का वैल्यू था 80 फर्स्ट वाले का टेम्परेचर, और T2 का वैल्यू था 20, और नीचे M1 सारा मास जो है वो तो 1 ही लेंगे क्योंकि सब में सेम है, तो पूरा 1 लिए, यानी कि 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे इतना तो सॉल्व करके आया, उसको डायरेक्टली यहाँ पे देखो, अब क्या दिया है 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, एक का 80 एक का 20 है, दोनों को मिक्स किया। अब तीसरे का हम लोग को बताना है कि कितना आ रहा है टेम्परेचर। सिंपल दिख रहा है ना, 80 था 20 था, दोनों एक दूसरे में तब तक फ्लो होगा जब तक इक्वल ना हो जाए।
तो यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब यहाँ हम लोग जब 80 था इधर और इधर 20 था, आप 10 डिग्री इसको दो तो ये हो जाएगा 70 30, फिर 10 इसको दो तो ये हो जाएगा 60 40, फिर 10 दोगे तो कितना हो जाएगा 50 50। अब जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या टेम्परेचर और ज़्यादा इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा, यानी कि 50 50। और क्या कर सकते हो कि सिंपल 80 + 20 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकालेंगे तो जो आएगा वही थर्ड वाले बकेट का टेम्परेचर है। तो आप पूरे प्रोसेस सॉल्व करो। ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, दोनों को इक्वेट करने पे जो आ रहा है वही वैल्यू। अब नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ तक आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।